मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन मैकियावेली के बारे में बात कर रहे थे। आज बात कर रहे हैं मैकियावेली के राज्य संबंधी सिद्धांत के बारे में। मैकियावेली ने राज्य संबंधी सिद्धांत को बड़े व्यापक आधार पर प्रतिपादित करने की कोशिश की है। उसने अपने राज्य सिद्धांत के अंदर राज्य की उत्पत्ति को सबसे पहले बताने का प्रयास किया है कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई। राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण मानवीय जीवन में व्याप्त असुरक्षा को वो मानता है, क्योंकि इस असुरक्षा को समाप्त करने के उद्देश्य से ही वास्तव के अंदर राज्य की उत्पत्ति हुई है। मैकियावेली ने राज्य के संबंध में तीन निष्कर्ष निकाले हैं। पहला, राज्य व्यक्ति के से सर्वोपरि है, क्योंकि राज्य का हित व्यक्ति से ऊपर है। यानी कि स्पष्ट रूप से आप ये कह सकते हो, व्यक्ति राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए। यानी कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि व्यक्ति से ऊपर राज्य की स्थितियों को मैकियावेली स्थापित करने की कोशिश करता है, जबकि कई विचारकों ने वे इस प्रकार की बात नहीं कही है। अगर हम उदारवाद के अंदर जाने की कोशिश करें तो स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए, जबकि मैकियावेली इस प्रकार की बात नहीं करता। नंबर 2, राज्य की उत्पत्ति का कारण देवी या ईश्वरीय न होकर समाज की आवश्यकता एवं बल है। यही इसका परिणाम है कि ऐसा नहीं है कि जैसे देवी सिद्धांत के अनुसार ईश्वरीय आधार के ऊपर राज्य की उत्पत्ति हुई है, या ये मान के चलें कि समाज की आवश्यकता थी। अगर इस रूप में देखें तो वो वास्तविक रूप से समाज की आवश्यकता को प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहा है और इसे बल का परिणाम मान रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता, समाज में इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो किसी भी स्थिति में राज्य अस्तित्व में नहीं आता। नंबर 3, व्यक्ति बिना नियंत्रण या अंकुश के एक हब्सी के समान है। वो पूरी तरह से अमानवीय तरीके के है। इसलिए व्यक्ति की इस जंगलीपन को और स्वार्थपन को नियंत्रित करने हेतु राज्य की निरंकुश एवं बाह्य शक्ति की अति आवश्यकता होती है। नहीं तो व्यक्ति एक तरह से इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है, कोई जंगलीपन में आ जाता है। यानी कि वो मर्जियाँ जो करने की स्थिति के अंदर आ जाएगा, जिसमें जितनी शक्ति होगी वो उसका उपयोग करके अपने हित के लिए खाली सोचेगा, न कि समाज के हित के लिए सोचेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर कमज़ोर व्यक्ति किसी भी स्थिति के अंदर राज्य यानी समाज में रहने वाला नहीं होगा। और इसीलिए इन सब चीज़ों के ऊपर राज्य निरंकुश तरीके से इन बाह्य शक्ति के आवश्यक नियंत्रण रख सके, इसलिए राज्य की आवश्यकता वो महसूस करता है। नंबर 2, राज्य का विस्तार किस रूप में मानता है मैकियावेली। मैकियावेली एक साम्राज्यवादी राज्य का समर्थक है। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वही राज्य उत्तम है जिसके क्षेत्र का विस्तार निरंतर होता रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो अपने युग का शिशु है और उस समय जिस प्रकार के साम्राज्यवाद बढ़ रहा था, जिस प्रकार की स्थितियाँ थी, उन सब चीज़ों को उसने बड़े नज़दीक से देखा था और उसी के आधार पर उसके विचार एक तरह से इस प्रकार से हैं जिसमें वो साम्राज्यवाद का समर्थन करता है। और वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि राज्य जितना विस्तृत होगा उतना ही अच्छा है, इसलिए प्रत्येक राज्य की अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहना चाहिए। इस प्रकार की बात मैकियावेली ने कहने की कोशिश की है। नंबर 3, वो चक्रीय सिद्धांत के अंदर विश्वास करता है। मैकियावेली राज्य परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत को स्वीकार करता है और राज्य को परिवर्तनशील मानता है। और वो स्पष्ट रूप से कहता है कि कभी भी एक ही तरीके का शासन नहीं रहता। जैसे राजतंत्र का निरंकुश तंत्र का कुलीन तंत्र तथा कुलीन तंत्र का राजतंत्र में परिवर्तन होता रहता है और ये चक्र एक तरह से चलता रहता है। ऐसा नहीं कि खाली राजतंत्र ही सदैव विद्यमान रहेगा। राजतंत्र रहेगा, फिर वो उसके अंदर कोई एक राजा बहुत ज़्यादा निरंकुश स्थिति में पहुंच जाएगा, और जब वो बहुत ज़्यादा निरंकुश तंत्र में पहुंचेगा तो कुछ लोग मिलकर कुलीन तंत्र की स्थापना करेंगे और कुलीन तंत्र में से फिर एक व्यक्ति कोई राजा के रूप में परिवर्तित होगा और वो राजतंत्र के रूप में आ जाएगा। और इस प्रकार की स्थितियाँ चलती रहती हैंगी और यही चक्रीय सिद्धांत उसकी सिद्धांत के अंतर्गत सर्वोपरि रूप में दिखाई देता है। नंबर 4, वह राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। राज्य को सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ मानता है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य का समर्थन वो इसी रूप में करता है कि वो सर्वोच्च बना रहे। राज्य की आज्ञाओं का पूर्णतः पालन व्यक्ति का कर्तव्य है और व्यक्ति की नैतिकता धर्म भी यही है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन करें। अगर जो व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की बात वो स्पष्ट रूप से कहता है और व्यक्ति से आशा करता है कि वह हर हालत के अंदर इस प्रकार की आज्ञाओं का पालन करेगा। यानी कि वो राज्य की सुप्रीमेसी को पूरी तरह से स्वीकार करता है। इस तरह से ये 4 बातें उसके राज्य संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन आदर्श शासक के रूप के अंदर। मैकियावेली प्रिंस के तीसरे भाग में अपने आदर्श शासक के आचरण और कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन करता है
और स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका शासक कैसा होना चाहिए। नंबर 1, शासक को किसी भी प्रकार का कार्य शासक किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, लेकिन उसे प्रत्येक कार्य धार्मिक आड़ में करना चाहिए। वो एक तरह से स्पष्ट रूप से उसको हिदायत देता है कि कोई भी काम करे, गलत करे, सही करे, लेकिन इस प्रकार की करे कि वो धार्मिक आड़ के अंदर करने की स्थिति के अंदर लोग धर्म के आधार पर समझने लग जाए कि हाँ, धार्मिक आधार पर ये सही था, इस प्रकार की राय वो देने की बात करता है। नंबर 2, राज्य हित को शासक द्वारा सर्वोपरि समझना जाना चाहिए और किसी प्रकार का हित सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। नंबर 3, शासक का आवश्यकता अनुसार अच्छा या बुरा होना चाहिए कि जिस प्रकार की आवश्यकता हो, अगर बुरा बनने की आवश्यकता हो तो बुरा बने, अच्छा बनने की आवश्यकता हो तो अच्छा बने, इस प्रकार की स्थिति एक शासक की होनी चाहिए। नंबर 4, शासक को जनता को डराकर नियंत्रण में रखना चाहिए। जनता हमेशा डरी हुई रहनी चाहिए जिससे कि वो अपने हिसाब से कार्य कर सके। अगर जनता उच्छृंखल हो जाएगी, जनता ऐसी स्थिति के अंदर पहुंच जाएगी कि जहां पर वह राजा एक तरह से डर उसका ख़त्म हो जाएगा, तो उसको राज्य की आवश्यकता या शासक की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, इसलिए उसको हमेशा डरा कर रखना चाहिए। नंबर 5, राज्य में एकता और राजभक्ति के लिए राजा बेहिचक किसी प्रकार का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि अगर राज्य के अंदर भक्ति नहीं होगी, राजभक्ति नहीं होगी, तो राज्य कभी भी टूट सकता है या कोई दूसरा राज्य उसको टूटने की कोशिश करा सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर राज्य में एकता और राजभक्ति का होना आवश्यक है। नंबर 6, आदर्श राजा को अव्वल दर्जे का ढोंगी यानी बहुरूपिया होना आवश्यक है। एक परुद्र से यानी कि दिखाने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अलग होने चाहिए, यानी कि वो ऐसा ढोंगी होना चाहिए कि एक तरह मगरमच्छी आंसू भी उसको बहाने आने चाहिए और वो पूरी तरह से जनता को ऐसा लगना चाहिए कि वो उनकी ही लिए है। इस प्रकार की स्थिति राजा की होनी चाहिए। नंबर 7, राजा को जनता के सामने एक वीर व शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि जनता ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करती है। किसी डरपोक व्यक्ति को पसंद करने की स्थिति के अंदर किसी भी स्थिति में अंदर जनता स्वीकार नहीं करेगी। नंबर 8, राजा को प्रतिवर्ष मेले, तमाशे वगैरह की व्यवस्था करके प्रजा की सद्भावना प्राप्त करते रहना चाहिए और इसी से एक तरह से उसकी वाहवाही होती है, इसी से उसका एक तरह से मान सम्मान बढ़ता है। 9, राजा को अपनी लोकप्रियता में वृद्धि हेतु कला, संगीत एवं साहित्य का पोषण संरक्षण करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से उसकी वाहवाही होगी, उसका एक तरह से उसका लोकप्रियता बढ़ेगी। वह जितना कला, संगीत को और साहित्य को पोषण करेगा, संरक्षण देगा। नंबर 10, देश को शक्तिशाली और धनवान बनाने के लिए राजा को कृषि, वाणिज्य और व्यापार में उन्नति का प्रयास करना चाहिए, तभी वास्तविक रूप से देश आगे बढ़ सकता है। 11, राजा को सामाजिक एवं परंपरागत मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजा अगर ज़्यादा इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है या परंपराओं में हस्तक्षेप करता है तो जनता उसको ज़्यादा दिन तक स्वीकार नहीं करती। इसलिए ये दायित्व बनता है राजा का कि उसको हर हालत के अंदर सामाजिक व परंपरागत मान्यताओं में हमेशा इस प्रकार का हस्तक्षेप करते रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए जिससे कि जनता एक मान के चले कि हाँ, हमारी परंपराएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिस राजा ने इस प्रकार की कोशिश की उसके खिलाफ जनता आज नहीं कल खड़े होने की स्थिति में आ जाती है। नंबर 12, राजा को प्रजा की संपत्ति का अपहरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से वो कह चुका है, जो व्यक्ति किसी पैतृक संपत्ति का हरण कर लेता है और अपने तो वो उसको कभी भी माफ़ जनता नहीं करती, इसलिए मैंने व्यक्ति नहीं करता। इसलिए राजा को चाहिए कि किसी भी स्थिति के अंदर उसकी संपत्ति को नहीं अधिकृत करे। संपत्ति अधिकृत होते व्यक्ति ज़्यादा दिन तक शांत बैठने की स्थिति नहीं, उसको सबसे ज़्यादा लगाव उसी चीज़ से होता है। फिर राजा को कामुक नहीं होना चाहिए और न ही उसे पराय स्त्री पर कुनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये उसके चरित्र के ऊपर आती है और उसका चरित्र जो होता है वो राज्य का चरित्र बन जाता है और वो कभी भी ऐसे में कोई उसके खिलाफ भी जा सकता है और कोई उसको एक फंसा भी सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। राजा को एक ही बार दंड देना चाहिए और उसका दोष कर्मचारियों में मंड देना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। नंबर 15, राजा को सैनिक प्रशिक्षण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखना चाहिए कि सैनिक तैयार है नहीं है। सैनिक प्रशिक्षण करते रहेंगे तो सेना के अंदर एक प्रकार का एक मजबूती बनी रहेगी, वह कभी भी आलसी नहीं होंगे। अगली बात, राजा को सैनिकों का मनोबल बढ़ाकर राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहिए। वह राजा सर्वश्रेष्ठ है जो सैनिकों के मनोबल को आगे बढ़ाने की स्थिति के अंदर होता है। जिस दिन उनका मनोबल नीचे गिर गया तो मान के चलेगा आप राज्य वहीं रुक जाएगा, इस प्रकार की स्थिति है। राजा को पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी रहे, इसके लिए सदा षड्यंत्र करते रहना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति रहनी चाहिए कि हमेशा एक तरह के युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे, जिससे जनता डरी रहेगी और उसका शासन चलता रहेगा और कई बार उसके राज्य के विस्तार भी हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति राजा को करनी चाहिए। इसलिए ये बात आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।